बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं नम्रा तारिक। गुड मॉर्निंग, मैं हुसैन लियाकत। खुश आमदीद, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और देखते रहें सुबह की सोच। आज है वर्ल्ड पोलियो डे। हम बात कर रहे हैं पोलियो से बचाव की, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर पोलियो की बात की जाए तो पोलियो ना सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि देही इलाकों में भी बढ़ता चला जा रहा है। और पोलियो की अगर बात की जाए तो पोलियो एक ऐसा वायरस है जो कि ट्रांसफरेबल है। पोलियो अगर आपको है तो मुझे ट्रांसफ़र हो सकता है, और मेनली ये बच्चों में होता है, और बच्चों में आप जब उनको कतरे पिलाएंगे तो डेफिनेटली इस पोलियो में कमी आ सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे माशरे में निमरा ये है कि पोलियो के हवाले से बहुत सारी ऐसी खराफात हमने फैला दी हैं कि ये पोलियो इस तरह की चीज़ है कि ये बच्चों में नहीं होनी चाहिए, उनको नहीं कतरे पिलाने चाहिए, और अजीब व गरीब सी खराफात हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 5 साल तक अपने बच्चों को पोलियो पिलाना है। और एक और चीज़, अगर लेट सपोज आपके घर में कोई बच्चा है जिसको आप पोलियो पिला देते हैं और वो 5 साल तक पोलियो पीता है, तो आपके पड़ोस वालों ने अगर अपने बच्चे को पोलियो नहीं पिलाया तो उसका इफेक्ट भी उसको हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए पोलियो के कतरे पिलाना इंतहाई ज़रूरी होता है। आज का दिन जो वर्ल्ड पोलियो डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बल्कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात ही इसलिए की है ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल सके हमारे यहाँ, क्योंकि आई थिंक सो कि दिस इज़ द ओनली थिंग दैट अ गवर्नमेंट इज़ डूइंग। तो वो जब पोलियो की कोई टीम हमारे गेट्स पे आती है तो हमारे यहाँ ख़वातीन बड़ा, क्योंकि अमूमन ख़वातीन घर पे होती हैं, तो वो उनको ऐसे धुतकार देंगी, ज़रा आगे पीछे कर देंगी कि जैसे वो पता नहीं किस कुछ मांगने के लिए आ गई हैं। तो जब आपके घर के आगे पोलियो की टीम आए, पोलियो के वर्कर्स आए, तो प्लीज़ उनको अच्छे तरीके से केटर करें और अपने बच्चों को लाजमी पोलियो के कतरे पिलाएं, वरना वो उम्र भर के लिए माजूरी का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और अगर मैं आपको बताता चलूँ तो 28 से 30 नवंबर तक पोलियो की मुहिम का आगाज़ होगा। और पोलियो जो वर्कर्स हैं उनको हमारी तरफ से सलाम है। वो इतनी एफर्ट के साथ ना सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि देही इलाकों में जाते हैं और लोगों को अवेयर भी करते हैं, बातें भी सुनते हैं। जिस तरह आपने कहा ना, बातें भी सुनाई जाती हैं उनको, लेकिन डेफिनेटली ये उनकी हिम्मत है, उनके हौसले को सलाम देना चाहिए। और आज हम एक इरादा करेंगे, आज हम ये ऐद करेंगे कि पाकिस्तान को पोलियो से बचाना है। बिल्कुल, ये आज हमें ऐद निभाना है कि पाकिस्तान को पोलियो से बचाना है। आज हम लोग भी अहद कर रहे हैं कि हमारे जो अपने बच्चे हैं या अपने बहन भाइयों के बच्चे हैं, आस पड़ोस में किसी के बच्चे हैं, या फिर आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोग भी ये हमारे साथ अहद करें कि पोलियो की टीम जब आपके घरों के आगे आए तो ज़रूर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि वो माजूरी से बच सकें। बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया? बिल्कुल, आगे चलें, ये तो एक अच्छा पैगाम हमने आज आपको दे दिया। अभी आगे बढ़ते हैं और आपसे शेयर करते हैं एक स्टोरी रावलपिंडी से, जहाँ पे पंजाब पुलिस की जो ऑफिसर है बिनिश फातिमा, उन्होंने बैनुल-अक़वामी अवार्ड अपने नाम कर लिया है। बिनिश फातिमा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस यानी कि IACP की जानिब से 2024 के अवार्ड से उनको नवाजा गया। और अवार्ड जो है वो बोस्टन में सदर IACP की जानिब से जो है वो पेश किया गया है, जहाँ पे बिनिश फातिमा को दुनिया भर के 40 साल से कम उम्र जो उनकी एज है ना, मतलब वो अंडर 40 है, तो उसमें बेहतरीन ऑफिसर्स में उनका नाम आया और उनका नाम इसमें शामिल था। और बिनिश फातिमा को रावलपिंडी की पहली खातून चीफ ट्रैफिक ऑफिसर होने का भी एजाज़ हासिल है। बिल्कुल ऐसे है निमरा, आपने जिस तरह ये खबर शेयर की है तो बिनिश हमारे साथ आ चुकी हैं। हमने इनका इंटरव्यू भी किया था जब ये रावलपिंडी की पहली चीफ ट्रैफिक ऑफिसर बनी थी। इनसे बात करके बहुत खुशी, और इनके जो प्लान्स थे वो डेफिनेटली अगर इंप्लीमेंट हो गए तो पाकिस्तान की जो ट्रैफिक है उसका निज़ाम बेहतर हो सकता है, स्पेशली रावलपिंडी की ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो सकता है। रावलपिंडी वालों को, पाकिस्तान वालों को और पूरे इस हमारी जो खित्ता है इसको मुबारक हो कि वो मेरा ख्याल है पूरे खित्ते के लिए भी प्राउड हैं कि इंटरनेशनल जाके उन्होंने बिल्कुल वी टेक सो मच प्राइड इन है। और वो पाकिस्तान के रावलपिंडी की पहली CTO हैं फीमेल, उनको कुछ मुबारकबाद भी देते हैं, हम उनके लिए बड़ा खुश हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और आगे मैं आपको एक ऐसी खबर बताता हूँ जो कि मेरा ख्याल है कि इसके बाद हमें केयर करनी चाहिए। वफाकी काबीना ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने, हरासानी के वाक़यात में मुलव्विस अफराद और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया है। अब आपने सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ शेयर करनी है तो उसके पीछे आपके पास कंक्रीट एविडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास एविडेंस नहीं होगा, उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होगा, तो वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर सख्त कार्रवाई होगी। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात साइबर क्राइम्स में मुलव्विस अफराद को 5 से 15 साल तक की सज़ा और भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। 11 माह बाद ये पूरे इख्तियारात के साथ फाल हुई है ये NCCIA और इस NCCIA साइबर क्राइम की अगर बात की जाए तो इसके हवाले से इसकी जो खिलाफ कार्रवाई के लिए
अब कानून भी बना दिए गए और आलमी इदारों से राब्ते की मजाज भी हो सकती है। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ से आते हैं, यहाँ पे कोई आप ट्विटर पे या फेसबुक पे कोई ऐसी खबर फैला देते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, गवर्नमेंट के किसी इदारे के खिलाफ है, नहीं फेसबुक से नहीं, वो कह रहे हैं कि आलमी इदारों से, मतलब आप आलमी इदारों से कांटेक्ट करके, इंटरपोल से कांटेक्ट करके उनको बताएं कि फलां शख्स आपके मुल्क में खड़ा है, ये हमारा कानून है, इसके मुताबिक इसने ये गलत किया है, साइबर क्राइम किया, तो इसको वापस बुलाया जाए। हाँ, मैं वैसे वो बात कर रही हूँ कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, मतलब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों की धुलाई होने लगी है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। कोई भी एंटायर स्टेट बात वैसे भी नहीं करनी चाहिए। बेशक ये कवानीन ना मौजूद हो, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इदारे हमारे, तो हम लोगों को खुद ही परहेज़ करनी चाहिए इस तरह की कोई चीज़ जिससे हमारा दुश्मन फ़ायदा उठा सके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, नासा की कुछ बात करते हैं। नासा की एक मून मिशन चैलेंज को हल करने के लिए 80 करोड़ का नकद इनाम की पेशकश हुई है। ये खलाई एजेंसी जो है वो उन्होंने लूनर रिसाइकल चैलेंज का ऐलान किया है, लूनर इट मस्ट बी, और ये लूनर रिसाइकल चैलेंज है उसका इन्होंने ऐलान किया है, जो कि एक आलमी मुकाबला है जिसका कुल इनामी पोल जो है वो 80 करोड़, यानी कि आप कह सकते हैं कि $3 मिलियन इसका इनाम है। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। और नासा ऐसे अफराद या फिर टीम्स की तलाश कर रहा है जो कि चांद के सख्त माहौल में जो इस्तेमाल के लिए अमली हल, यानी कि मतलब कोई ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करें जो कि पैकेजिंग या फिर उसके अलावा मतलब जो मलबा, हाँ जी, फूड वेस्ट हो गया या फिर दीगर मलबा जो है वो खलाबाज जैसे मवाद जो है वो रिसाइकल कर सकें इसको। और जो चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए दिलचस्पी रखने वाले अफराद हैं वो अपनी तजावीज़ नासा को जमा करवा सकते हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो इंदराजात हैं उनके पास जीतने का मौका भी होगा। और उसका इनाम भी देखें 80 करोड़, यानी कि मतलब बहुत बड़ी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आप 1 करोड़ रुपए आपको पाकिस्तानी मिलेगा। मतलब अगर आप लूनर रिसाइकल करने के कोई तजावीज़ हैं आपके पास, आप वो नासा को भेज सकते हैं, कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं और 80 करोड़ आप जीत सकते हैं। मेरा ख्याल है आपको, मुझे और हमारी टीम को इस पे काम करना चाहिए, है ना, कुछ सोचना चाहिए कि भाई किस तरह से रिसाइकलिंग हो सकती है वहाँ पे, और जो वेस्ट है उस सबको किस तरह रिसाइकल। बिल्कुल ऐसे ही। और इस खबर को जब मैं पढ़ रहा था तो बेसिकली वो चांद में, जिस तरह हम चांद में तो जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, पाकिस्तानी भी खिलाबाज वहाँ पे गए, लेकिन चांद में अब जिंदगी की तलाश को मुमकिन बनाया जा रहा है और वहाँ के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से हमारे पास इस तरह की सजेशंस आ जाएं कि हम उस तरफ चले जाएं जहाँ पे हम चांद में जाके रह सकें, वहाँ पे खा पी सकें, ज़िंदगी गुजार सकें। अब डेफिनेटली देखते हैं कि आगे क्या होता है। आइए जी आगे बढ़ते हैं और आगे आपको मिलवाते हैं 8 साला अवार्ड याफ्ता फोटोग्राफर से जिनका नाम है जिमी। अच्छा, इनकी एक बड़ी शानदार दरियाफ्त है और इनका ताल्लुक बरतानिया से है, जिन्होंने गुलाबी टिड्डी, जिसको ग्रास ऊपर कहते हैं, उसकी सोशल मीडिया पर सैर तारी करने वाली एक वीडियो जारी की। और एक इंस्टाग्राम वीडियो में ये देखिए कितनी खूबसूरत है, जिमी ने जोश और खरोश के साथ अपनी फाइंडिंग्स को शेयर किया और बताया कि सिर्फ 1% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में इस कुदरत का सामना कर सकते हैं। और वो बताती हैं कि टिड्डी की हैरत अंगेज़ गुलाबी रंगत एक जीनियाती तब्दीली की वजह से है, जिसकी वजह से टिड्डी में गुलाबी रंगत ज़्यादा और काला रंग कम है और बहुत ही प्यारी लग रही है। निम्रा, अगर आप इसको देखेंगे ना, बहुत ही आउटस्टैंडिंग लग रही है। और ये मेरा ख्याल है कि टेक्स्ट भी लिखा ना साथ, वो किसी ने वो पिंक में ही लिखा है, बहुत प्यारी लग रही है। वैसे ग्रीन कलर की तो मैंने देखी, मैंने पिंक कलर की नहीं देखी कभी। वो वही कह रहे हैं ना, ये 1% लोगों ने देखा है, 1% हम तो 99% में ना। हाँ, हमने तो ग्रीन देखी है, पिंक नहीं देखी। वो 1% लकी लोग कहाँ पे है? एक तो ये जिमी है जो फोटोग्राफर है, इसके अलावा कौन कौन लोग शामिल है, प्लीज हमें भी शामिल कर लें। आप एक और जज्बा देखिए कि 8 साल की लड़की को ये भी पता है कि 1% लोगों ने देखा है, और रिसर्च भी किया, शी इज जस्ट 8 ईयर ओल्ड। हाँ, 8 इयर्स ओल्ड, और उसने रिसर्च भी किया उस पर। अच्छा, खैर अमेरिका लिए चलते हैं अब आपको। अमेरिका में विलियम शेक्सपियर की एक किताब लाइफ ऑफ किंग हेनरी फिफ्थ, जिसे एक शहरी ने 1 सदी पहले पढ़ने के लिए लिया था, किताब को 101 साल बाद न्यू जर्सी की लाइब्रेरी को वापस किया गया है। 101 साल के बाद एक बुक वापस आ रही है। और सिंथिया नामी ये खातून है जिन्होंने इस किताब को इसकी जो मुतवफ़ी है उनके पास मौजूद सामान की छांटी के दौरान वो तलाश किया और दरियाफ्त किया कि किताब को 1923 में लाइब्रेरी से लिया गया था। पीटरसन पब्लिक लाइब्रेरी के डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने इस शोबे में काम करने के 20 सालों में पहली बार इस तरह के वाक़े का सामना किया। वो बता रहे हैं कि वो 20 साल में पहली बार ऐसा कोई वाक़या हुआ कि 101 साल के बाद कोई किताब वापस आई है। वो दादी ने लाई थी, पोती ने वापस उनको लौटाई है। और अगर ये काम पाकिस्तान में होता तो पोती ने
पोती ने भी अपनी पोती के लिए रख देनी थी। नहीं, उसे या तो अपनी पोती के लिए रख देनी थी या फिर उसको वो दे देना था रद्दी वाले को, और वो ऑक्शन कर देना था या रद्दी वाले को दे देना था। ऑक्शन तो वैसे कोई जो बड़ा शख्स हो ना, जिसको ऑक्शन की पता हो यार कि 101 साल पुरानी, वो करेगा। हमारे जैसा कोई होता तो कहता है रद्दी वाले यार 10 रुपए में वापस ले जाओ, या फिर उसके ऊपर पकोड़े समोसे बिक रहे होते। पाकिस्तान में यही हो रहा था, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं। अब आपने अमेरिका की बात की तो अमेरिका के बाद टेक्नोलॉजी की भी याद आती है, क्योंकि अमेरिका टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आगे है और टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो रही हैं। कुछ ऐसी तब्दीलियाँ हो रही हैं जो कि हैरान कर रही हैं। और अब मैं आपको जो तब्दीली बताने लगा हूँ वो सूरज की तवनाई से चलने वाली फ़ोन स्क्रीन्स की है, जो कि बराह रास्त डिवाइसेस को चार्ज कर सकती है। और ये टेक्नोलॉजी की जो तहकीक है, ये जनूबी कोरिया की ओलसान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कामयाबी से शफाफ शमसी सेल तैयार किए हैं, जिन में मोबाइल डिवाइसेस हो गई, गाड़ियाँ हो गई, यहाँ तक कि इमारतों के शीशे की भी सतहों पर लगाए जा सकते हैं, जहाँ से वो सूरज की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करेंगे। और इस डिज़ाइन में नज़र आने वाली जितनी भी आपको चीज़ें होंगी वो धाती तारों, केबल्स या फिर बिजली के सॉकेट की ज़रूरत को ख़त्म कर देंगी, और जिसकी वजह से आप बआसानी सीमलेस मॉड्यूलेशन के तहत आप ये बिजली हासिल कर सकते हैं। और मैं आपको निम्रा एक और बात बताऊं कि आप अगर सिर्फ चाइना की बात कर लें तो चाइना में आज आप हमारे घरों में देखेंगे ना, तो ऊपर सोलर पैनल लगे होते हैं। हाँ। चाइना में उन्होंने ये कर दिया कि आपकी दीवारों के ऊपर सिर्फ एक पेपर लगता है, वो पूरे के पूरे घर की दीवार के ऊपर, छतों के ऊपर पेपर लगे होते हैं और वो पेपर से बिजली बना रहे हैं। तो हम टेक्नोलॉजी में अभी शायद हम सोलर की तरफ नहीं गए, लेकिन लोग उस तरफ भी चले आगे चले गए। लोग उससे भी बहुत आगे चले गए। हम तो सोलर से भी हमारे कुछ ही फीसद जो अफराद हैं, 1 से 3% लोग जो कि मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमारी हुकूमत उस पर भी मज़ीद टैक्स लगा रही है ताकि जो बेचारे 2-4% हैं वो भी पीछे हट जाएं। खैर, आपको अब अमेरिका के बाद लिए चलते हैं जी सऊदी अरब। सऊदी एक कपल है हसनैन, उनका नाम हसन अबू औला, आई थिंक सो ऐसे ही इनका नाम लिया जाता है, और यास्मीन दफ्तरदार। नाम भी इनके बड़े भारी हैं, जितने इनके भारी भरकम नाम है, इनका कारनामा भी इतना भारी भरकम है। इन्होंने किया ये हसनैन कि इन्होंने अपनी मोहब्बत का जश्न एक बड़े ही यूनिक स्टाइल में मनाया है। मतलब इस तरह की सेलिब्रेशन कभी कभी कहीं देखने को मिलती है। ये अंबानी साहब ने भी नहीं की अपनी शादी में। इन्होंने किया ये कि भाई अगर आप दिखा दें कि उन्होंने किया ये कि शानदार सुर्ख समंदर में ज़ेरे आब तकरीब में शादी की इन्होंने। ये बड़ी यूनिक शादी जो है वो सऊदी डाइवर्स के ज़ेरे इंतज़ाम थी, जिसकी क़यादत उनके जो कैप्टन है फैसल, इनका नाम है फिलिबान आई गेस सो, इन्होंने की है, जिन्होंने जोड़े के लिए डाइविंग का सामान भी फराहम किया और तमाम तर जो वहाँ पे इंतज़ामात थे वो तकरीब का एहतमाम किया गया। उसमें मज़े की बात यह है कि जो गोताखोर कुछ साथी हैं वो भी इस कपल के साथ ही शामिल थे। So I think so I would, मेरे स्टैंडर्ड्स थोड़े ऊपर चले गए। लेकिन इस शादी में और शामिल हो भी नहीं सकता था। जिस तरह आप दूल्हा और दुल्हन को देख रहे हैं, उनके साथ गोताखोर ही शामिल हो सकते थे। वैसे दुनिया में इस तरह की शादियां से पहले हुई हैं, लेकिन सऊदीया क्योंकि जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, वहाँ पे ये पहली शादी है और ये जद्दा के समुंदर में हुई है। और जद्दा आपको पता है मक्का से बड़ा करीब है, और इस तरह की चीज़ें हुई। और जिस तरह आप कह रही थी शादी में कोई और रिश्तेदार क्यों नहीं गया, गोताखोर ही जा सकते थे यहाँ पे। अगर कोई वेन्यू इस तरह गया ना कि यहाँ पे सिर्फ गोताखोर जा सकते, रिश्तेदार जाता तो फिर मामलात गड़बड़ हो सकते थे। उन्होंने वेडिंग हॉल नहीं बुक किया ना, वो समंदर के नीचे चले गए। मतलब लोगों को आइडियाज कहाँ से आते इतने मुनफरिद। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। सऊदीया के बाद हम थोड़ा सा अफ्रीका की जाने जाते हैं। अफ्रीका की खबर बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। काफ़ी पुरानी स्टोरी है, मतलब पुरानी है लेकिन आजकल डिस्कस हो रही है। हाँ, तारीख की स्टोरी है। मैं आपको बताऊँ ना, सबसे पहले जो दौलत का अंबार था वो अफ्रीकन के पास था। उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ आई, ठीक है। फिर ये तमाम तर चीज़ें गई हैं यूरोप में या फिर वेस्ट वाली साइड पे, और अब ये तमाम तर चीज़ें जा रही हैं चाइना वाली साइड पे या रशिया वाली साइड पे। और ये कुरान करीम का जी, कुरान करीम ने भी हमें बताया है कि हाम, साम और याफिस की औलाद इस दुनिया में रहेगी। हाम की औलाद अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं सारे, साम की औलाद वो है जो यूरोपियन बाशिंदे हैं, और फिर याफिस की औलाद ये है जो इधर बसती है चाइना में और रशिया में। हाँ, एग्जैक्टली। तो इसी में दुनिया का सबसे जो अमीर तरीन शख्स है ना, वो मनसा मूसा, जिनका ताल्लुक अफ्रीका से था, उनको समझा जाता है। और इनकी मौत के वक्त, उस वक्त, ये 14वीं सदी की बात कर रहा हूँ, इनकी जो दौलत है वो $400 अरब तक थी। और ये 14वीं सदी के मगरबी हुक्मरान थे। इतनी दौलत के साथ साथ ये आजकल के हुक्मरानों की तरह नहीं थे, बड़े फराग दिल हुक्मरान थे। और इनकी मईशत को, इन्होंने मुल्क की मईशत को मुतासिर किया अपनी फराग दिली से। और मूसा की दौलत के बारे में रिपोर्टें इतनी हैरत कुन हैं कि ये समझना तकरीबन नामुमकिन है
कि वो वाकई कितने अमीर और ताकतवर हुए होंगे उस ज़माने में। इतनी शानदार दौलत थी उनकी, और उस वक्त फैली जब, और ये खबर कब फैली, जब वो वहाँ से गए हज के सफ़र पे मक्का। अच्छा। और उनका जो काफिला था वो गुजरा, फिर उन्होंने उनका रहन सहन देखा, तो उसके बाद उनको पता चला कि अफ्रीका में एक शख्स ऐसा भी है जिसके पास इतनी ज़्यादा दौलत है। तो आजकल जो दौलत होती है वो एकदम शो हो जाती है, लेकिन उस ज़माने में ना सोशल मीडिया था, ना कोई जहाज़ थे, ना आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर हो सकते थे। एग्जैक्टली, ना कोई शो ऑफ करता था। तो दौलत का अंदाज़ा इसी तरह होता था कि जब कोई आपका काफिला गुजर रहा होता था तो लोग उस दौलत का अंदाज़ा लगाते थे। बड़ी इंटरेस्टिंग ये हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन थी हमारे साथ जो हसनैन ने शेयर की, और आई थिंक सो कि हमारी आज की यही शॉर्ट स्टोरीज भी थी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास आज के लिए इतनी थी। कल आपके साथ मजीद शेयर करेंगे, लेकिन अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम असातिज़ा की कमी है बहुत कराची में, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इस पे बात होती है।